हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। जैसा कि पहला वीडियो जो हमने आपको बताया था, पहले वीडियो में जो समझाया था, पढ़ाया था, वो इंडियन ज्योग्राफी का जस्ट एक आप कह सकते इंट्रोडक्शन था, जिसमें सारी चीजें मैंने बताया था। याद होगा आपको, प्री हिस्टोरिक पीरियड से हम लोगों ने 1915 तक देखा था, और मैंने आपको बताया था कि उनमें से कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। अब आज से जो हम शुरू करने वाले हैं, आपको बताने वाले हैं, वो हमारा एनसीईआरटी बेस्ड क्लास 10th का चैप्टर 2 नेशनलिज्म इन इंडिया होने वाला है। आप ध्यान रखिएगा कि इस चैप्टर में सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक हम समराइज करने वाले हैं, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो यहाँ मैंने लिख भी रखा है कि मेजर टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, ध्यान ये रखना है कि वी विल स्टार्ट आवर स्टोरी फ्रॉम 1915 टिल 1947। कहानी शुरू होगी 1915 से और 1947 तक। एक एक चीज में बताऊंगा आपको। सबसे पहले हम देखेंगे कि इंडिया में जो नेशनलिज्म, जैसा पहले चैप्टर में आपने पढ़ा था, तो नेशनलिज्म की फीलिंग का अराइज इंडिया में कैसे होता है, उसमें मैं पूरी स्टोरी आपको बताऊंगा। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट क्या होता है, कैसे लोग एकजुट होते हैं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट जाते हैं, रिवॉल्ट करना शुरू करते हैं। दूसरा हमें पढ़ना है, आपको पता है कि 1914 टू 1918 फर्स्ट वर्ल्ड वार होता है, और फर्स्ट वर्ल्ड वार में इंडिया का डायरेक्टली कोई रोल नहीं था, लेकिन ब्रिटेन पार्टिसिपेट किया था। तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट हमारी इंडिया पर भी देखने को मिलता है। रीजन बीइंग दैट उस टाइम हमारी इंडिया किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। तो पहले हम कैसे फीलिंग का अराइज हुआ, नेशनलिज्म की फीलिंग का। दूसरा, वर्ल्ड वार का क्या इम्पैक्ट रहा, खिलाफत मूवमेंट आपको मैं बताऊंगा, एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट बताऊंगा। तो इम्पैक्ट का फर्स्ट वर्ल्ड वार डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। आइडिया ऑफ सत्याग्रह, जब 1915 में महात्मा गांधी इंडिया वापस आते हैं तो एक नई आइडिया लेके आते हैं, जिस आइडिया को बोलते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह, उसके बारे में बताऊंगा। उसके अगेंस्ट में रोलेट एक्ट पास होता है 1919 में, ये हमें जानना है। खिलाफत मूवमेंट आपको हम डिटेल पढ़ाने वाले हैं, समझाने वाले हैं क्या था खिलाफत मूवमेंट, ये हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद महात्मा गांधी लॉन्च करते हैं नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, कैसे शुरू होता है, ठीक है, ये सब कुछ पढ़ने वाले हैं। क्वेश्चन ये आता है कि वाई नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो महात्मा गांधी का एक बुक है हिंदू स्वराज, जिसमें महात्मा गांधी ने रीजन भी दिया है कि वो क्यों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को लॉन्च करते हैं। जब ये टॉपिक हम पढ़ाएंगे तो आपको डिटेल बताएंगे। Then after are differing strengths within the non cooperation movement। इसका मतलब ये है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में कौन कौन सा ग्रुप पार्टिसिपेट किया होता है। तो यहाँ देख ली, मैंने लिखा भी है कि मूवमेंट इन टाउन, टाउन में मूवमेंट कैसे चलता है। रिवेलियन इन कंट्री साइड का मतलब हुआ कि विलेज में ये मूवमेंट कैसे चलता है। स्वराज इन प्लांटेशन, स्टोरी में आपको बताऊंगा प्लांटेशन जहाँ होता रहता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, वहां पे क्या कैसे मूवमेंट रहता है। और लास्ट में कालाफ होता है ये मूवमेंट, चौरी चौरा इंसिडेंट 1922, जो हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद टुवर्ड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, एक मूवमेंट हमें पढ़ना है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, दूसरा बड़ा मूवमेंट हमें पढ़ना है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो ध्यान रखिएगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1932 में एंड हो जाता है, कॉल ऑफ हो जाता है। अगला जो बड़ा मूवमेंट शुरू होता है वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू होता है, और ये शुरू होता है 1900 बेसिकली 1930 में। अब जो आपको ये पढ़ना है टुवर्ड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ना, इसमें स्टोरी मैंने लिख भी रखा है 1922 टू 1930 के बीच में क्या क्या होता है, महात्मा गांधी क्या करते हैं, बेसिकली लोगों को ट्रेन करते हैं फॉर अ बिग मूवमेंट, वो हमें पढ़ना है। देन आफ्टर इसमें हमें पढ़ना इफेक्ट ऑफ द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन में कहानी बताऊंगा कि वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था, उसका इंडिया पर और बेसिकली इंडियन नेशनल मूवमेंट पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद साइमन कमीशन आया था 1928 में, लोगों ने बाइकआउट किया था, आपको याद होगा साइमन गो बैक वाला नारा स्लोगन भी आया था। इसके बाद शुरू होता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, जो कि साल्ट मार्च से शुरू होता है, ठीक है। इसके बाद साल्ट मार्च, सिविल डिसोबीडियंस। अब इसमें कौन कौन से लोग पार्टिसिपेट किए, ध्यान रखना है। रिच पीजेंट, पुअर पीजेंट, बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियल वर्कर्स क्लास और रोल ऑफ वुमेन। यहाँ आपको थोड़ा सा वुमेन के भी रोल के बारे में पढ़ना है कि एक्चुअल में वुमेन का क्या रोल है। जस्ट दिस इज अ इंट्रोडक्टरी वीडियो ऑफ दिस चैप्टर, मतलब इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जस्ट ये हम चीजें जान रहे हैं। बाकी नेक्स्ट से वन बाय वन टॉपिक हम आपको डिटेल बताने वाले हैं, पढ़ाने वाले हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। इसमें ध्यान रखेंगे क्या क्या लिमिटेशंस रहा। तो दलित का अपना और दलित वर्सेस सनातनीज, ये दोनों लोगों में क्लैश हो रहा था, जो एक लिमिटेशन हम बोल सकते हैं। हिंदू मुस्लिम का अलग हो रहा था, कांग्रेस मुस्लिम लीग का अलग हो रहा था, और डॉक्टर वी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी का अलग कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, जिसमें आपको पढ़ना होगा पूना पैक्ट के बारे में बताऊंगा। ये पूना पैक्ट क्या था, क्या रोल रहा, कैसे रहा, ये हम पढ़ेंगे। एंड दीज आर द लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आपके बोर्ड एग्जाम में बड़ी फ्रिक्वेंटली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। वैसे मैं आपको आंसर आगे प्रोवाइड करा दूंगा। देन सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग,
बात यह आती है कि लोगों को एकजुट करने के लिए, कलेक्टिव बिलोंगिंग की आइडिया लाने के लिए क्या क्या किया गया। नेशनल फ्लैग बनाया गया, इमेज भारत माता का बनाया गया, ठीक है, फॉक्स वगैरह सॉन्ग वगैरह किया गया, ठीक है। वो चीजें हम डिटेल पढ़ेंगे और लास्ट में हमें कंक्लूजन पढ़ना है। और थोड़ा सा आप एनसीईआरटी में देखोगे ना तो लास्ट में एक बॉक्स में करके दिया है क्विट इंडिया मूवमेंट, जो कि 1942 में लॉन्च होता है। ये भी हम डिटेल पढ़ने वाले हैं। बट देयर इज अ रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स ना, आपसे एक रिक्वेस्ट है, ये टैग लाइन मेरा जरूर देख लेना, आई रीड द एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, बस एक छोटा सा काम आपको करना है। ये पढ़ने के बाद एक बार एनसीईआरटी बुक आपको रीड कर लेनी है, फिर आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। तो इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट फ्रॉम द राइज ऑफ फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। थैंक यू सो मच।